वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपके फिर से स्वागत है बेटा। और आज हम करने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2। इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी बेटा, उसमें हमने 8 पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, लिटरेरी डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और उससे आगे हम करने जा रहे हैं आज 9th एंड 10th। देखिए ये क्या पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी डिवाइस जिनको कहते हैं, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। नाम से जैसे कि पता चल रहा है बेटा कि एजोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड, ठीक है ना, इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में किसी भी वोवल की साउंड बार बार रिपीट होती है, उसको बोलते हैं एजोनेंस। ऐसे ही कॉन्सोनेंस, नाम से पता चल रहा है कॉन्सोनेंट की साउंड, व्हेन ए कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन ए सेंटेंस, इट कैन बी एट द बिगिनिंग, इट कैन बी इन द मिडल और द एंड, सेम विद इट, ठीक है ना। वो बिगिनिंग में भी हो सकती है बेटा, मिडल में भी हो सकती है वर्ड के, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज और वर्ड, ठीक है। चलिए, एजोनेंस मींस वोवल्स का रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट्स मींस कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन। अब एग्जांपल देखिए, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, ई ई ई ई ई एंड ई, ओके। तो द रिपीटिशन ऑफ ई वॉवल इज देयर इन द सेंटेंस। तो आप बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। गुड ग्रेशियस, हाउ डू यू हो, ओ ओ ओ o o and o. See, lot of o's are there in the sentence, so the repetition of a o vowel is there, so it is an example of assonance. ऐसे same है, mice are nice, I see I see, ठीक है ना, I you will say, not see, sorry, तो I, or you can say of e also, okay. No pain no gain, again a and I, o is also there, but no pain and no gain here is in. These are the examples of assonance. Jerry went here and there, nowhere else. So here e, okay, the repetition of e alphabet, okay. So this is assonance. Now come to consonants, the repetition of consonant sound in a sentence, like Mike likes his bike, so k, the repetition of k. The putter patter of the rain, putter patter of the rain, again the t is there, okay. Whose woods these are, I think I know, here again w, okay. Here you can say like k, okay. Now she gave the big dog a hug, so here again the alphabet G is repeated again and again. So whenever there is a repetition of a consonant sound, that is consonance. Wherever there is a repetition of vowel, that is known as assonance. So you can take a screenshot of it, beta. I hope you have taken the screenshot. Now come to the next poetic device, that is anaphora. ठीक है, what it is? Anaphora. Again, repetition of words at the beginning of a successive clause. एक क्लोज होता है, क्लोजेज हमने किए थे, ठीक है ना। तो उसके जो सक्सेसिव, यानी कि जैसे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है, द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड, दैट इज नोन एज एनाफोरा। देखो जैसे far too nervous, far too tense. So here the far too word, the sentence beginning with that, and then the next clause is again beginning with the same word. तो इस टाइप के जैसे यूज होते हैं बेटा, दे आर नोन एज एनाफोरा। जैसे द लिटिल रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, सो द लिटिल एंड लिटिल वर्ड इज रिपीटेड अगेन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, ड्रैगन वाली पोएम, ठीक है ना, तो उसमें से लिया गया है। Now the same, this is the end, this is the beginning, this is and this is, you can say up to the, ठीक है ना, this is the end, this is the beginning, ठीक है ना। तो जैसे हमें सनी देओल का एक डायलॉग है ना मूवी में, ठीक है ना, मिली है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख। तो ऐसे जो वर्ड्स नेक्स्ट सेंटेंस से सेम उससे स्टार्ट होते हैं, तो वो बोले जाते हैं बेटा एनाफोरा, ओके। सो समझ में आ गया, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सक्सेसिव क्लॉज, यहां स्टार्ट हुआ, अगला सेंटेंस फिर उसी से स्टार्ट होगा, बट इन ए सेम लाइन।
अगर आप उसको नेक्स्ट उस पे कर दोगे ना तो इट विल बिकम ए डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच, वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ द 12th वन इज पन। पन क्या होता है बेटा? द मल्टीपल मीनिंग ऑफ ए वर्ड। ए वर्ड हैज मोर देन टू मीनिंग्स, ठीक है ना, जिसके डबल मीनिंग हम बोलते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, दैट साउंड सिमिलर बट हैव ए डिफरेंट थिंग, विच मीन्स ए डिफरेंट थिंग। यानी कि एक ही वर्ड को हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला, ठीक है ना, द सन वाज सिटिंग इन द सन। अब कौन सा सन? SON, सन वाज सिटिंग इन द सन। तो ये दोनों वर्ड सेम है बट दे आर हैविंग ए डिफरेंट मीनिंग। कैसे? अब देखिए एग्जांपल से। पन, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज। अब देखो हम क्या सोचते हैं, पायलट्स, पायलट्स भी पता है, अभी जो जहाज चलाते हैं ऊपर बादलों में, आकाश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये क्लाउड स्टोरेज जैसे होता है हमारा, ठीक है ना, तो फोन में होता है ना क्लाउड स्टोरेज। तो अब इसको क्या किया है, देखो वैसे तो लगेगा कि पायलट्स का क्लाउड से रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर अब दूसरा सेंस दे रहा है, पायलट्स हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स। अब देखो बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो स्मार्ट बन जाता है, ऐसे ही वो कहता है कि फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल्स। अब स्कूल किसको बोलते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं बेटा? स्कूल, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो सेंस नजर आते हैं, एक वो स्कूल जो हमें स्मार्ट बनाता है पढ़ने के बाद, एक वो स्कूल जहाँ मछलियां रहती हैं। तो जैसे द हॉर्स इज ए स्टेबल एनिमल। अब हॉर्स क्या है? एक स्टेबल, स्टेबल मीन एक स्थिर जानवर है, भरोसेमंद है, ठीक है ना। लेकिन एक स्टेबल अस्तबल भी होता है, वो घोड़ों से रिलेटेड होता है। मीन्स दिस वर्ड इज रिलेटेड टू दिस इन टू मीनिंग्स। द स्कूल इज रिलेटेड टू फिश इन टू मीनिंग्स। क्लाउड इज रिलेटेड टू पायलट्स इन टू मीनिंग, यानी कि यहां पर उसके दो मीनिंग आते हैं। तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं बेटा? पन। तो पता चल गया। एनाफोरा, अगेन द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड इन ए सक्सेसिव क्लॉज और इन द सेम सेंटेंस, दैट इज नोन एज एनाफोरा। पन हैविंग टू मीनिंग्स, यानी कि पन से हम फन करेंगे, ठीक है ना, एक शब्द से दो अर्थ निकाल लेंगे। तो ये एनाफोरा एंड फन, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। Okay, now let's move to the next figure of speech, that is enjambment. Enjambment क्या होता है बेटा? Where a line of poetry does not end with a punctuation mark and the thoughts and ideas of the poet or the author moves to the next line. ठीक है ना? कहने का मतलब जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, फुल स्टॉप आ जाता है बेटा, या हम एक सेंटेंस लिखते हैं, वी यूज ए कोमा, ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं हम सेमी कोलन या कोलन लगा देते हैं, देन वी कंटिन्यू इट, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा? जो थॉट्स हैं, जो आइडियाज हैं, ठीक है ना, दे आर कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। जैसे एग्जांपल देखिए, शी वाज ए गर्ल ऑफ गुड थॉट्स। हालांकि ऐसे सेंटेंस हो सकता था, शी वाज ए गर्ल ऑफ गुड थॉट्स कंप्लीट, लेकिन नहीं, उसने क्या किया? शी वाज अगली लाइन में उस थॉट को लिख दिया विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, दैट इज नोन एज enjambment। बिल्कुल आसान है बेटा। शी वॉज ए गर्ल ऑफ गुड थॉट्स एंड, याद रखना चाहिए ना, बट एंड व्यूज ऑफ मॉडर्न जनरेशन। तो ये एग्जांपल है किसका? enjambment का। एक और देखिए, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अब ये एज ए क्लाउड यहां भी तो लिखा जा सकता था बेटा, बट इट हैज नॉट रिटन देयर। The poet or author had moved the same ideas and thought in the next line without any punctuation mark. As a cloud that floats on high over vales and hills. ये लाइन यहाँ लिखी जा सकती थी। कहने का मतलब ये एक फ्री वर्स होती, इसमें कोई राइम नहीं होती, ठीक है ना। जैसे आपका जो पहली पोएम है 12th में, माई मदर एट 66, उसमें एक सेंटेंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, वो जो बात वहीं कहनी थी वो नेक्स्ट लाइन में कह देता है पोएट, तो दैट इज नोन एज enjambment. So enjambment is a poetic device where a line of poetry does not end with a punctuation mark, causing the thoughts or phrase to continue on to the next line. अगली लाइन में हमारे थॉट्स और आइडिया जाते हैं बिना किसी कॉमे, बिना किसी फुल स्टॉप, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, ठीक है ना। When the thoughts and idea are moved to the next line, they are known as enjambment. Take a screenshot of it also बेटा। Now
लेट्स कम टू द 14th पोएटिक डिवाइस। हमारा 14th पोएटिक डिवाइस है बेटा रिफ्रेन। क्या है? रिफ्रेन, यानी कि ए वर्स, ए लाइन और ए सेट ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड्स का सेट, एक लाइन या एक वर्स व्हेन इट इज रिपीटेड अगेन, जब उसको दोबारा रिपीट किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल पर जब उसे रिपीट करते हैं इन डिफरेंट स्टेंजास। मान लो पहला स्टेंजा है, ठीक है ना, उसकी लास्ट लाइन और अगले स्टेंजा की लास्ट लाइन दे आर सेम, या द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट स्टेंजा दे आर रिपीटेड अगेन, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें बोलते हैं रिफ्रेन। बात आई समझ में? जैसे कि आपने 9th में पोएम पढ़ी है, सेट द डक एंड द कैंगरू, ये बार बार आती है लाइन, ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन। अब लेटेस्ट जो आपकी जो बुक आई है कावेरी 9th की, उसकी जो पहली पोएम है भारत अवर लैंड, उसमें भी द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज इट, ठीक है ना, सॉरी नॉट इट, हर, बिकॉज भारत माता के लिए यूज हुआ ना बेटा हर, तो इसलिए तो शी इज फियरलेस वो अनमैचेबल है, लेट्स प्रेज हर, चलो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दिस वाज द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, फिर नेक्स्ट स्टैंजा की भी लास्ट लाइन यही है, तो यानी कि द लाइन कैन बी एट द बिगिनिंग और दैट कैन बी एट द एंड, वो एंड में हो सकती है या बिगिनिंग में हो सकती है, वही लाइन रिपीट, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? जैसे आपके गाने होते हैं, ठीक है ना, वो लास्ट फर्स्ट स्टेंजा होगा, फिर उसका जो सॉरी मुखड़ा और फिर अंतरा और फिर लास्ट में वही रिपीट होता है, तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर द एग्जांपल ऑफ रिफ्रेन। तो रिफ्रेन का पता चल गया, दिस इज द एग्जाम्पल, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रेन, जब किसी लाइन वर्ड ऑफ सेट को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है ना, इन नेक्स्ट स्टेंजा, उसी स्टेंजा में नहीं बेटा, ध्यान रखना, तो दैट इज नोन एज रिफ्रेन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट आल्सो। ओके, नाउ सी द 15th। अब 15th फिगर ऑफ स्पीच को देखिए, वी हैव डन 14 जिसमें हमने किस चीज को किया है बेटा? सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, इंजरमेंट, ओनोमेटोपिया, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, लॉट ऑफ देयर आर। द 15th इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें बच्चों को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना, तो व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट? देखो, जब ट्रांसफर कर देते हैं किस चीज को, ठीक है ना, व्हेन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, जब हम एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं लेकिन उस एडजेक्टिव का यूज हम किसी दूसरे नाउन के लिए करते हैं बेटा, दैट इज इट एक्चुअली डिस्क्राइब, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि इनडायरेक्टली हम किसी एडजेक्टिव को एक नाउन के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। कैसे? देखिए, आपकी 12th की एक पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, उसकी एक लाइन है बेटा, क्या लिखा है? व्हेन आंट इज डेड, चलो आंटी जब मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल डाई, उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो मर जाएंगे। क्या सिर्फ हाथ ही मरेंगे? नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो हैंड वर्ड है बेटा, वो इनडायरेक्टली किसके लिए बात कर रहा है? आंट जेनिफर के लिए, ठीक है ना, वो आंट जेनिफर की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ हैंड एक एडजेक्टिव, ठीक है ना, टेरिफाइड हैंड्स किसकी बात कर रहा है? नाउन की बात कर रहा है। कौन है नाउन? हमारा नाउन है आंट जेनिफर। तो वही कहता है व्हेन एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, जब एक टेरिफाइड हैंड्स को हम किसके बारे में कह रहा है? वो आंट जेनिफर, जो कि एक नाउन है, जब एक एडजेक्टिव किसी दूसरे नाउन की बात कर रहा है, एक्चुअली हमारे जो आंट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हैंड्स का तो कोई मतलब नहीं, हैंड्स विल डाई मींस आंट जेनिफर विल डाई, तो जब ऐसा यूज होता है उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ये फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, ये भी आपका, ठीक है ना, जो पैब्लो नेरुदा की पोम है उसमें से लिया गया है 12th क्लास में से, ठीक है ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी आई थिंक, ओके, और नो सॉरी कीपिंग क्वाइट, ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया, बिकॉज कीपिंग क्वाइट में इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया गया, दैट वी शुड सिट
फॉर 12 seconds and then we will introspect. ऐसे ही वो एग्जांपल देता है, अगर द फिशरमैन विल डू इंट्रोस्पेक्ट, वो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो कैसे अपने ग्रीफ से, अपने सोरो से, अपनी सेल्फिशनेस से बाहर आ सकते हैं। तो लाइन है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। बच्चे सोचेंगे भाई जो मछुआरे हैं वो जो ठंडा पानी है, जो समुद्र है, उसमें क्या करेंगे, वो हार्म्स को व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। दैट वाज अबाउट द पोएम। चलो मुद्दे पे आते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी कैसा है, कोल्ड, लेकिन यहाँ कोल्ड सी का मतलब क्या है, दोज पर्सन हु आर कोल्ड हार्टेड, यानी कि जो थोड़े क्या होते हैं, निर्दयी होते हैं। तो हियर द कोल्ड सी रेफर्स टू द कोल्ड हार्टेड पीपल। जो निर्दयी लोग है ना, वो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर कोल्ड सी एक एडजेक्टिव है जो कि इनडायरेक्टली किसके लिए यूज किया गया है, अनदर नाउन कोल्ड हार्टेड पीपल के लिए। आगे बात समझ में। नाउ परस्यूइंग स्टिक, ये भी आपकी 9th की एक पोएम है, ठीक है ना। आई थिंक द स्नेक ट्राइंग, उसमें से लिया गया है कि भाई वो सांप बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे जो छड़ी पड़ी हुई है, क्या छड़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना। नो, हम किसकी बात कर रहे हैं, परस्यूइंग स्टिक का मतलब द पीपल, ठीक है ना, हु आर हैविंग स्टिक इन देयर हैंड। तो ये एडजेक्टिव्स नाउन के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए इसको ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। सेल्फिश कार, अगेन फ्रॉम 12th क्लास की बुक है, ठीक है ना, उसमें से लिया गया है। द रोड साइड स्टैंड, कि भी एक बूढ़ा आदमी अपना स्टैंड लगा रखा है, वो सोचता है कि वहाँ अमीर आदमी आएंगे, लेकिन कोई भी सेल्फिश कार वहाँ नहीं रुकती। कहने का मतलब वो सेल्फिश कार के बारे में बात नहीं कर रहा, वो अमीर लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो हियर सेल्फिश कार रेफर्स टू द रिच पीपल, और ठीक है ना, रिच पीपल अगेन नाउन, ठीक है ना। तो ये जो इसके लिए यूज किया गया है एडजेक्टिव, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझ में आया बेटा, क्या होता है, जब एक एडजेक्टिव किसी दूसरे नाउन के लिए यूज किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है अदर मीनिंग में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ देम। Okay, now let's come to the next one. Okay, euphemism. Okay, euphemism क्या होता है बेटा, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। saying unpleasant things in a pleasant way, क्या, किसी भी unpleasant thing को, ठीक है, when we say an unpleasant thing in a pleasant manner, मतलब जैसे मेरे साथ हुआ था जब मैंने अपने टीचिंग करियर शुरू किया, तो मैंने ऐसे ही एक सांवला सा लड़का बैठा था, सांवला नहीं, बिल्कुल काला था, और सांवला तो चलो मैं अभी वैसे बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मुझे सबक मिल गया, ठीक है ना। मैंने उसको कहा, ये ओए काले, स्टैंड अप। ही कॉल्ड हिज पेरेंट्स नेक्स्ट डे। आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल। ये भाई तुमने क्या किया ये, ठीक है, तुम इसको काला बोला। माँ, यस सर, अब काले को काला नहीं बोलो तो क्या बोलो, ठीक है। तो ऐसी बातें जो हम क्या करते हैं बेटा, किसी को बुरी लग सकती हैं, उसको अच्छे तरीके से कहो। मैं कहूँगा, ए कन्हैया कम हियर, ठीक है। अब कन्हैया, या मैं कहूँगा, ओ मेरे श्याम सुंदर इधर आओ। श्याम किसके लिए यूज किया जाता है, अपने सांवरे भगवान के लिए, ठीक है ना। काना बोल दिया तो खुश हो गया, श्याम सुंदर बोल दिया तो खुश हो गया, काला बोला तो नाराज हो गया, ठीक है। ऐसे ही किसी को गए, ए मोटे बैठ जाओ, नहीं, अरे बेटा ये हेल्दी वन बैठ जाओ, बुरा नहीं मानेगा, तो दैट इज नोन एज यूफिमिज्म, ठीक है ना। व्हेन अनप्लीजेंट वर्ड्स आर चेंज्ड विद प्लीजेंट वर्ड्स, प्लीजेंट तरीके से, अच्छे तरीके से कहें, ठीक है ना। लाइक हम कहें, सपोज ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है जैसे हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो बेरोजगार है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही कहें दैट ही इज इन बिटवीन जॉब्स, ठीक है ना, तो ये एक अच्छा वर्ड लगा, ही इज बिटवीन जॉब्स, तो यानी कि उसको अनप्लीजेंट थिंग को हमने प्लीजेंट वे में कह दिया। लाइक अगर हम कहें हिज फादर डाइड लास्ट नाइट, ठीक है ना, उसके पिताजी गुजर गए, मर गए तो बहुत ही बुरा वर्ड है, गुजर गए चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर हम कहें दैट हिज फादर पास्ड अवे लास्ट नाइट, तो ये थोड़ा और ज्यादा डिसेंट लगा। ओके, सिमिलरली ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो गया है। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, तो हम इसको कह सकते हैं हैव यू लॉस्ट योर मार्बल्स, और ही हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही होता है, बीइंग मैड। ओके, जैसे मैंने वो मिस्टर मनोज वाज फायर्ड ऑफ, उसको नौकरी से निकाल दिया,
ठीक है ना, तो थोड़ा अजीब लगता है, उसको नौकरी से निकाल दिया, कुछ कमी होगी, ऐसा लग रहा है जैसे हम बुराई कर रहे हैं किसी की हम क्या है खामियां गिनवा रहे हैं। तो मिस्टर मनोज वाज फायर्ड ऑफ, हम ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर मनोज वाज लेड ऑफ, ठीक है ना, लेड ऑफ, तो ये बुरा नहीं लगेगा। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंस आर इंक्लूडेड इन फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नोन एज यूफेमिज्म। आगे बात समझ में, तो किसी को भी बोलो तो प्यार से, अगर किसी की इंसल्ट भी करनी है, कोई दुबला पतला है, ठीक है ना, उसको कहना वो पहलवान क्या हाल है भाई, ठीक है, तो ऐसे सोचा मुझे पहलवान कह रहा है, हालांकि वो समझ गया कि इनडायरेक्टली, बट फिर भी वो हमको ओए सुकड़े, ठीक है ना, हमारे यहाँ लोकल में सुकड़ा बोलते हैं, सिंगल हड्डी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आर नोन एज यूफेमिज्म व्हेन द अनप्लीजेंट थिंग्स आर सेड इन ए प्लीजेंट वे। टेक ए स्क्रीनशॉट बेटा। Okay, now come to the next, the 17th one, that is irony. irony का मतलब क्या होता है बेटा, विडंबना। क्या होता है, विडंबना, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हुआ, पहला ही चैप्टर है, नहीं सॉरी सेकंड, द लॉस्ट स्प्रिंग। उसमें एक लड़का है जिसका नाम है साहिब ए आलम, साहिब ए आलम। अब साहिब का मतलब क्या होता है बेटा, लॉर्ड, ठीक है ना, ए आलम का मतलब ऑफ यूनिवर्स, आलम, ठीक है ना, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, यानी कि संसार का हाल मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना, नाम तो उसका क्या है, साहिब आलम, जिसका लिटरेरी मीनिंग क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। बट ही वाज ए रैग पिकर, लेकिन वो क्या था, एक कूड़ा उठाने वाला था, ठीक है, रैग पिकर था। देखो नाम क्या और काम क्या। तो ऐसे ही जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आयरनी, विडंबना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक बहुत ही मतलब बदसूरत लड़की है, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है, चेचक के दाग हैं, ठीक है ना, दांत बाहर निकले हुए हैं, और उसका नाम वो चंद्रमुखी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक आयरनी है, विडंबना है, ठीक है ना, नाम क्रोडिमल और रिक्शा चलाता है, तो ये क्या है बेटा, ये एक आयरनी है। नाउ सी when you say something opposite to what you mean or what the reality is, जो रियलिटी है उसके अपेक्षा आप कुछ और अपोजिट कहते हो। सपोज मैंने किसी को काम करने के लिए भेजा और उसने काम को खराब कर दिया, तो हम कई बार कहते हैं ना, वाह व्हाट ए नाइस जॉब, क्या अच्छा काम किया, ठीक है, जबकि उसने कर क्या दिया, गुड़ गोबर कर दिया उस काम का। तो दैट इज नोन एज आयरनी, यानी कि एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी। जैसे कि ए वेजिटेरियन ओपनड ए बूचर शॉप, वही जब वेजिटेरियन है तो उसने एक बूचर शॉप खोली, है ना, अजीब सी बात। ए पायलट हैज फियर ऑफ हाइट, पायलट को अगर हाइट से डर लगेगा तो पायलट खाएगा। ए फायर स्टेशन बर्न डाउन लास्ट नाइट, जब फायर स्टेशन जो दुनिया की आग हो जाती है, उसी के घर में उसी के ऑफिस में आग लग गई, तो क्या फायदा, दैट इज आयरनी, विडंबना। द पुलिस ऑफिसर गॉट अरेस्टेड, वही पुलिस ऑफिसर तो अरेस्ट करने के लिए होते हैं, ही हिमसेल्फ गॉट अरेस्टेड, दैट इज एन आयरनी। द ट्रैफिक कॉप, जो ट्रैफिक पुलिस वाला था, गॉट ए स्पीडिंग टिकट, स्पीडिंग टिकट का मतलब उसका चालान कट गया। ट्रैफिक वाले दूसरों का चालान काटते हैं, उन्हीं का चालान कट गया। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बेटा, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, when you say something opposite to what you mean or what the reality is, जैसे भी मैंने कहा था ना, कोई पहलवान, पतले से आदमी को पहलवान बोल दिया, तो दैट इज ऑन आयरनी, विडंबना। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। कुछ पोएटिक डिवाइस दो चीजों में फिट हो सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया, वो पिछले में भी था बेटा, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ आयरनी, विडंबना। ध्यान रखो, यानी कि जो रियलिटी से अनएक्सपेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज आयरनी। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए अब आ जाते हैं द लास्ट टू पोएटिक डिवाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, 18th एंड 19th। देखिए ये है साइनेडक, ठीक है ना, साइनेडक। साइनेडक क्या होता है बेटा, इट इज ए वर्ड और फ्रेज इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज्ड टू रेफर टू द होल ऑफ इट। इसको ध्यान से समझना। मान लो मैं कहूंगा द व्हील्स वर रनिंग, ठीक है ना, अब मैंने एक कार बनाई, ठीक है, वो सॉरी कार बनानी है, ठीक है ना। सपोज ड्राइंग ऐसी है बेटा, ठीक है ना, तो समझ जाना आप लोग, ठीक है ना। तो दीज आर द व्हील्स, मैंने कहा द व्हील्स वर रनिंग, क्या ये पहिया अलग से दौड़ रहे थे,
नहीं ना, कहने का मतलब मैं व्हील्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं उस पार्ट को यूज कर रहा हूं। आई एम यूजिंग ए पार्ट ऑफ समथिंग फॉर द होल ऑफ इट। समझ गए? द व्हील्स वर रनिंग का मतलब पहिया दौड़ रहे थे, नहीं, कार दौड़ रही थी। तो आई हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द कार, उनके पहियों का मैंने इस्तेमाल किया है इस पूरी कार को डिनोट करने के लिए। समझ में आ गया? दैट इज साइनेडा। कैसे? वी नीड मोर हैंड्स इन द किचन। एक और एग्जांपल है, वी नीड मोर हैंड्स इन द किचन, हमें किचन में और हाथों की जरूरत है। अब हाथ का मतलब लेबरर बोल लो, औरतें बोल लो, हमें किचन में और ज्यादा औरतों की जरूरत है काम पूरा करने के लिए, हमें किचन में और ज्यादा मजदूरों की जरूरत है काम पूरा करने के लिए, ठीक है ना, और ज्यादा शेफ्स की जरूरत है काम पूरा करने के लिए। या हैंड्स का मतलब फॉर द पीपल, सिर्फ हाथ थोड़ी, हमें और ज्यादा आदमियों की जरूरत है, या सिर्फ हाथ आएंगे काम करेंगे, नहीं ना। तो बाय द हैंड्स दे आर टेलिंग अबाउट द वर्कर्स, और द फीमेल जो औरतें हैं काम करती है किचन में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। अब इंडिया, क्या इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है? नहीं, ठीक है ना, इंडिया की जो टीम है, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। द वर्ल्ड इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप नाउ। अब आपकी एक उजिंडा से पोएम थी, शायद आई थिंक 10th में है, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव लिटरेचर में। तो द हैंड्स दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। अब यहाँ हैंड्स और हार्ट किसकी बात कर रहे हैं? देखो, हैंड्स दैट मॉक्ड, जो उनका मजाक उड़ाते हैं, यानी कि जो स्कल्पचर था, जो मूर्तिकार था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैंड रेफर्स टू द स्कल्पचर, व्हाइल द हार्ट रेफर्स टू द किंग ओजिमिंडास, ठीक है ना। तो ये जो मैंने उनका एक पार्ट यूज किया है, हैंड और हार्ट, हार्ट फॉर द किंग एंड दिस फॉर द स्कल्पचर, ठीक है ना, जो मूर्तिकार है उसके लिए हैंड और हार्ट। तो इस टाइप का जो यूज होता है, ए पार्ट ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल ऑफ इट इज नोन एज साइनेडा। ठीक है बेटा, कार के आप एग्जांपल से समझ सकते हो। नाउ द लास्ट वन इज रिपीटिशन, रिपीट होना। अब आप कहोगे सर वो तो रिफ्रेन में भी हो रहा था। रिफ्रेन में बेटा एक लाइन पूरी रिपीट हो रही थी, यहां पर द वर्ड्स आर रिपीटेड, यूज ऑफ सेम वर्ड और एक पैटर्न, वही पैटर्न यूज कर रही है। लाइक ऑल शी डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब आप लोग बताओ ये कौन सी पोएम में से है? सोचिए, 12th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66, बिल्कुल जो लास्ट लाइन है पोएम की, उसने अपनी माँ की तरफ देखा और वो सिर्फ मुस्कुराई। All she did was smile, smile and smile. Again, the words are repeated, so it is repetition in the same line. Like, I felt happy to see happy people make others happy. कितनी जबरदस्त लाइन है। मैं खुश होता हूँ उन खुश लोगों को देखकर जो दूसरों को खुशी देते हैं। तो I felt happy to see happy peoples who make others happy. So the happy word is repeated in the same line, the smile word is repeated in the same line, repeat repeat repetition, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा repetition, ठीक है। तो almost 19 we have done. These were the most important poetic devices. There are some more, और भी हैं, but according to me for a student of 6th to 12th class these are the most important. तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। ओके, यू हैव टेकन। तो देखिए बेटा, मैंने फिगर ऑफ स्पीच कोशिश की है अपने सबसे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊं, ठीक है, बड़े आसान तरीके से मैंने इनको समझाया। पोएटिक डिवाइस पोएट में यूज होते हैं, सॉरी पोएम में यूज होते हैं, और लिटरेरी डिवाइस आपके लिटरेचर चैप्टर में आ गए तो उनको हम लिटरेरी डिवाइस बोल देते हैं, पोएम में आ गए तो पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार जिनको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको सारे एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। लॉट ऑफ देम आर वाचिंग, बहुत सारे देख रहे हैं, द सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग, बट लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं बेटा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अगली बार हम नेक्स्ट किसी भी ग्रामर के टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। टिल देन बाय। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा।